क्या आप जॉब के लिए बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे? इस वीडियो में मैं 5 इफ़ेक्टिव टिप आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगी और आपको इंटरव्यू के कॉल आना शुरू हो जाएंगे। ऑफ़न क्या होता है कि हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज से जब एज अ फ्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो कंपनीज एक्सपीरियंस मांगती है और हमारे पास एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो ये चिकन एग जैसा प्रॉब्लम हो जाता है कि जब तक तुम जॉब नहीं दोगे तब तक हमारा एक्सपीरियंस बनेगा नहीं, और जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक जॉब नहीं मिलेगी। तो अब करें तो क्या करें? इसके बहुत इफ़ेक्टिव कुछ रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है और आपको किसी भी जॉब में रेफरल के थ्रू अप्लाई करना है। रेफरल का मतलब ये है कि अगर आप फ्लिपकार्ट में अप्लाई कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट का कोई एम्प्लॉय अगर आपका रेफरल देगा तो आपके इंटरव्यू आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब ऐसे लोगों के साथ आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं? तो उसके कुछ तरीके हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो आपके सीनियर्स के साथ आपके कांटेक्ट बढ़ाओ, क्योंकि वो सीनियर्स अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं किसी ना किसी कंपनी में, वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। कई कॉलेज में एल्यूमनाई पोर्टल होते हैं, जैसे मेरी कॉलेज में एक एल्यूमनाई कनेक्ट करके पोर्टल है। उस पोर्टल के थ्रू मैं मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ अपना कनेक्शन बढ़ा सकता हूँ। और लिंक्डइन भी एक दूसरा तरीका है कनेक्शन बढ़ाने का। लिंक्डइन में आप कोल्ड रिक्वेस्ट किसी को भेज के आप अपना कांटेक्ट बढ़ा सकते हो। आप अगर कुछ अच्छा सा मैसेज लिखो तो लोग शायद लिंक्डइन में आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, और कन्वर्जेशन करने की थोड़ी स्किल सीखनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे करके आप लिंक्डइन के थ्रू भी बहुत सारे कांटेक्ट बना सकते हो ऐसे लोगों के जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अगर उनकी कंपनी में कहीं जॉब है तो वो आपको रेफरल देंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। दूसरे कुछ और तरीके हैं, जैसे आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चालू करो। अगर मैं पांडास के ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो दूसरे लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं या तो फिर कोड रिव्यू जो करते हैं उनके साथ मेरा कांटेक्ट बढ़ेंगे, तो वो कनेक्शन भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। मेरी चैनल पे एक डिस्कॉर्ड सर्वर है। उस डिस्कॉर्ड सर्वर में वैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी के, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के अपने डिस्कॉर्ड सर्वर होते हैं। तो आप वहाँ पे जाके लोगों की हेल्प करो, कंट्रीब्यूट करो। तो होगा क्या, वहाँ से भी आपके बहुत सारे कनेक्शन बढ़ जाएंगे। जैसे अब हमारी कोड बेसिक्स चैनल पे एक जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसमें वेदांत करके एक लड़का है जिसने अभी अभी ही 12th ग्रेड पास किया है, लेकिन वो इतना सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके मेरे और कुछ इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसके साथ इतना अच्छे कनेक्शन बिल्ड हो चुके हैं कि जब भी कोई जॉब पोजीशन आएगी तो वेदांत को हम लोग रिफ़र कर देंगे, तो वेदांत के लिए काम ईजी हो जाएगा। तो हमें अगर सक्सेस पानी है तो हमें सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि आप टेक सेमिनार्स में जाके या तो फिर जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, टेक फेस्ट, टेक कॉन्फ्रेंस, उसमें ज़रूर पार्ट लीजिए। वहाँ पे जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है नेटवर्किंग। लोग ये गलत समझते हैं कि वहाँ जाके हम टेक्नोलॉजी सीखेंगे। टेक्नोलॉजी सीखना इस सेकेंडरी पॉइंट होता है। मेन पॉइंट होता है वहाँ पे जाके नेटवर्किंग करना। तो वो नेटवर्किंग करने में भी आपको कुछ कुछ कॉन्टेक्ट ऐसे मिल जाएंगे जो आपको जब जॉब एप्लीकेशन की बात आएगी तब बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। दूसरी टिप ये है कि आप जहाँ पे जॉब मार्केट हॉट है ना, उस सिटी में मूव कर दो। जैसे इंडिया में बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे बहुत सारी जॉब्स होती है। अगर आप राजस्थान के छोटे टाउन में बैठे बैठे जॉब अप्लाई कर रहे हो तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप वैसे टाउन में मूव कर दो टेम्पररी, अपने कुछ दोस्तों के साथ थोड़ा रेंटल लेके। थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन आप जब कमाना चालू करोगे तो वो सारा कंपनसेट हो जाएगा। अगर आप बेंगलोर में रह रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे बहुत सारे जॉब फेयर्स वगैरह चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो भी जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि ये कंपनी अभी यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रही है, तो ऐसी सिटी में रहने का फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3 है कि आप सिर्फ naukri.com पे मत रिलाय करो जॉब के लिए। आप है ना इंडिविजुअल कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई करो। अगर आप बेंगलोर में रह रहे हो तो आपको आसपास में जो कंपनीज़ है पता होगी, तो उस कंपनी की वेबसाइट में जाके
डायरेक्ट एप्लीकेशन करो, आप लिंक्डइन जॉब्स का भी यूज़ करो। तो जॉब के अप्लाई करने के जितने तरीके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म, सभी पे जाके आप अप्लाई करो, तो उससे आपको चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। जब आप अप्लाई करते हो जॉब में, तो रिक्रूटर आपका रिज्यूमे देखता है और रिज्यूमे के बेस पे ही वो डिसीज़न लेते हैं कि आपको बुलाना है कि नहीं इंटरव्यू के लिए। अब रिज्यूमे में बहुत सारे लोग बहुत ही गलतियां करते हैं। पहला तो आपका रिज्यूमे 2 पेज से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। मैंने देखा है रिज्यूमे 4-4, 5-5 पेज के, आपको कॉल ही नहीं आएगा। मैं गारंटी, आपको जितना भी एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, कितना भी, 2 पेज से ज़्यादा रिज्यूम नहीं बनाने का, दूसरा ये कि आप अपने प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो, तो आप अपना स्पेसिफिक रोल और एकम्प्लिशमेंट मेंशन करो। उसको बोलते हैं स्टार मेथड। स्टार का मतलब होता है कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। तो जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया था, वहाँ पे क्लाइंट का सेल्स डिक्लाइन हो रहा था, तो मैंने टैबलू में डेटा एनालिसिस किया, तो उससे क्लाइंट के सेल्स $1 मिलियन बढ़ गए। तो ये होता है एक कॉन्क्रीट एकम्प्लिशमेंट। या तो फिर मैंने एक पाइथन में एक कोड लिखा जिससे प्रोसेसिंग टाइम 5 घंटे से आधा घंटा हो गया। तो ये कॉन्क्रीट डिटेल होती है। ये सारी डिटेल आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। मैंने डेटा एनालिस्ट का रिज्यूमे का एक सेशन किया था मेरे फ्रेंड के साथ, जिसमें मैंने 25 से भी ज़्यादा रिज्यूमे को रिव्यू किया था। उसकी मैं वीडियो लिंक नीचे रखता हूँ, आप वो देखिए और आप खुद आइडेंटिफाई करें कि आपके रिज्यूमे में कोई प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि आप अपने रिज्यूमे में जो अपनी टेक्निकल स्किल्स और अचीवमेंट है ना, वो सबसे पहले हाईलाइट कीजिए। लोगों को देखा है मैंने कि अपनी पर्सनल डिटेल रखते हैं, यार मैं मैरिड हूँ, ये हूँ, ये सब पर्सनल डिटेल कभी भी मत रखो। पर्सनल डिटेल रखने से बायस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे तो रिक्रूटर बोलते हैं कि हम बायस नहीं करते, लेकिन यार रियलिटी ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा तो बायस रहता ही है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे मैं मैरिड हूँ, ये हूँ, क्यों लिखने का? क्योंकि लोगों को ऐसा होगा कि मैरिड हैं, उसके बच्चे, उसके ज़्यादा तो कोई फ्रेशर को हायर कर लो, 12 घंटा बैठा रहेगा, जॉब करता रहेगा। अपना पर्सनल सिचुएशन, अपना एड्रेस भी मत लिखो। तुमने एड्रेस लिखा है राजस्थान, बेंगलोर की जॉब है, तो रिक्रूटर बोलेगा यार राजस्थान से कहाँ आएगा। उसके पास 4 और रिज्यूमे हो गए बेंगलोर के, तो वो बेंगलोर वाले को बुला देगा। तो आप अपना पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल ही मत रखो। अपना फ़ोन और ईमेल और नाम, बस इतना ही काफ़ी है। आप अपना रिज्यूमे जॉब के हिसाब से कस्टमाइज़ करो। ये एक चीज़ है जो मोस्टली लोग नहीं करते। एक रिज्यूमे होता है, ठगाठग Indeed.com पे, Naukri.com पे 50 जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई कर देंगे। अरे भाई, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो और आप रिक्रूटर की तरह सोचना सीखो कि रिक्रूटर के पास इतने सारे रिज्यूमे आते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन वो क्यों पिकअप करेगा। समझ में आई बात? ज़रा शांति से सोचिए। आपकी एप्लीकेशन वो तभी पिकअप करेगा जब उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आपका रिज्यूमे मैच खाता है। कई बार लोगों को बहुत सारी स्किल आती है, पाइथन, जावा, C++, मतलब बहुत सारा लिख देते हैं। लेकिन अगर जॉब में 4 स्किल लिखी है ना, तो वो 4 को ही हाईलाइट करो। दूसरी स्किल को लिखो, लेकिन हाईलाइट वो मेन स्किल जो उसको चाहिए। आप ऐसा मेरे मत सोचो कि मेरे को क्या आता है, आप ऐसा सोचो कि रिक्रूटर को, एम्प्लॉयर को क्या चाहिए। तो पर जॉब कस्टमाइज आप रिज्यूमे करो तो बहुत सी ज़्यादा वो हेल्प करेगा। रिज्यूमे में कभी भी ऑब्जेक्टिव मत लिखो। भैया पता है आपको जॉब चाहिए, बोलते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी। बुलशिट, कोई मतलब नहीं उसका। आप क्यों ये सब लिख रहे हो? आप लिखो अपना करियर समरी कि भाई 5 years एक्सपीरियंस प्रोग्रामर विथ एक्सपीरियंस एज अ पाइथन डेटा इंजीनियर, ऐसा कुछ। ऑब्जेक्टिव कभी भी मत लिखो। अगर आप जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, या तो फिर आपको टीचिंग के प्रोफेशन में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, और अब आपने डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट की स्किल्स सीखी, आपने कोडिंग सीखी और आपको कोडिंग में जाना है, तो अगर आपके रिज्यूमे में 2 पेज में से 1.5 पेज आपका मैकेनिकल इंजीनियर का, लेट्स से आपका मैकेनिकल इंजीनियर का एक्सपीरियंस है, ओके, 5 कंपनी में काम किया है, और ऐसा रिज्यूमे लेके अगर आप डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो कॉल नहीं आएगा।
क्योंकि जब डेटा एनालिस्ट के लिए अगर मैं रिक्रूटर हूँ, मैं देख रहा हूँ आपका रिज्यूमे, तो मेरे को मैकेनिकल, वो तुम्हारा टरबाइन का, वो जो भी मैकेनिकल का एक्सपीरियंस है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोलो, आप अपना मैकेनिकल का एक्सपीरियंस रखो, लेकिन बहुत शॉर्ट, 3-4 लाइन। और उस एक्सपीरियंस में अगर आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर कुछ टेक्निकल काम किया है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करो। बात में समझ में आई कि थिंक लाइक अ रिक्रूटर। तो आपको टेक्निकल स्किल जो जॉब में जो चाहिए वो ज़्यादा हाईलाइट करो, वो ज़्यादा लिखो। आपका इरेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसको 1-2-3 लाइन लिख के उसको ख़त्म करो, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कुछ कोर्सेज़ किए हैं तो कोर्सेज़ के बारे में लिखो, कोर्सेज़ में कुछ प्रोजेक्ट किए हैं तो प्रोजेक्ट के बारे में लिखो। बेसिकली मैं जब रिक्रूटर हूँ, मैं देखता हूँ आपका रिज्यूमे, तो मेरी जॉब जो पोजीशन है ना उसके साथ ये मैच होना चाहिए थोड़ा, मतलब 60-70% मैच होना चाहिए। अगर ये मैकेनिकल का है जिसमें 80% मैकेनिकल की डिटेल है, मेरी जॉब है डेटा एनालिस्ट की, तो कुछ मैच ही नहीं है, तो मैं क्यों कॉल करूँगा आपको। तो ये सारे कुछ गाइडलाइंस हमने देखे रिज्यूमे के। 5वां पॉइंट है, आपके रिज्यूमे में सॉलिड प्रोजेक्ट होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हो तो आपका जो रियल एक्सपीरियंस है उसके प्रोजेक्ट्स मेंशन करो, वो स्टार मेथोडोलॉजी का यूज़ करके। अगर आप फ्रेशर हो या तो फिर दूसरे डोमेन से यहाँ पे आना चाहते हो तो आप ये करो कि अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो सॉलिड बनाओ। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो सॉलिड कैसे बनता है? अगर आप डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन के अप्लाई कर रहे हो और आपके प्रोजेक्ट में लिखा है टाइटैनिक डेटा सेट, आयरिश फ्लावर डेटा सेट का क्लासिफिकेशन किया, रिजेक्ट हो जाएगा रिज्यूमे, कोई नहीं देखेगा। डमी प्रोजेक्ट मत लिखो। अगर आपको प्रोजेक्ट करने हैं तो कोई, चलो टाइटैनिक का क्लासिफिकेशन का वो प्रोजेक्ट आप देखो, लेकिन कोई दूसरे डेटा सेट का उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करो, अपनी थोड़ी नॉवेल्टी ऐड करो, ताकि ऐसा ना लिखे कि ये कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। आप अगर ऐसा है तो नज़दीक में कोई एनजीओ फाइंड करो जिसको सॉफ्टवेयर या डेटा एनालिसिस की ज़रूरत है, और वहाँ पे जाके बोलो कि यार मैं आपका काम फ्री में करूँगा, ठीक है। एनजीओ होते हैं, या तो फिर आपका कोई रिलेटिव है, डॉक्टर है आपका रिलेटिव, उसको बोलो कि मैं तुम्हारी मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट फ्री में बना देता हूँ। और उसके बाद में वो एज एन एक्सपीरियंस लिखो कि तो जब रिक्रूटर देखा तो बोलेगा इसने कुछ रियल काम किया है, ये सारे डमी प्रोजेक्ट नहीं है जो कूड़े कचरे में चले गए। तो लोगों को सेल्फलेस वे में हेल्प करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी करो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वहाँ पे भी आप रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो भी एक्सपीरियंस अगर हाईलाइट करोगे तो आपको फटाक से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। मैंने बोला राइट कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट या कोडिंग सीखा हुआ है तो आपके गांव में या टाउन में कोई ग्रोसरी की दुकान है या तो फिर कोई कपड़े की दुकान है, वहाँ पे जाके बोलो कि यार मैं आपकी वेबसाइट फ्री में डेवलप करता हूँ। अब क्या होता है कि वो लोग बिजी होता है तो नहीं बोलेगा नहीं करना है। तो आप ऐसा करो, कोई फ्री का टेम्पलेट लेके उस बिजनेस का नाम लोगो लगा के उसकी वेबसाइट ऑलरेडी बिल्ड कर दो। मतलब नॉट परफेक्ट, लेकिन थोड़ी बहुत आधी बाधी उसको बिल्ड कर दो। अपना लैपटॉप लाके उसको दिखाओ उस पर्सन को कि देखो मैंने तुम्हारी वेबसाइट ये बिल्ड कर दी है, थोड़ी बहुत तुम्हें ज़्यादा करना है तो मैं फ्री में कर दूंगा। तो वो जब पर्सन देखेगा अरे यार मस्त वेबसाइट है, ये तो मेरी है, मतलब उसको अपना बिजनेस का नाम लोगो सब दिखेगा, तो बोलेगा हाँ यार तुम कर दो। तो ऐसा करते आपको रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन वगैरह सॉफ्ट स्किल डेवलप हो जाएगी, और मोस्ट लाइकली ऐसा भी होगा कि आपको शायद पैसे भी मिल जाए। तो आपको पैसे भी मिल जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो ओवरऑल सॉलिड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। थोड़ी बहुत जनरल टिप्स भी है कि थोड़ी पेशेंस रखो। जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, जॉब ढूंढ रहे हो, इमीडिएटली जॉब नहीं मिलती, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मेरे में कोई प्रॉब्लम है। भाई तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन ऐसी है, मार्केट ऐसा है कि लोगों को एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स, एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट चाहिए। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा यार, पेशेंस रखो। 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग सकता है, लेकिन उस टाइम में आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपके पास जो भी टाइम है उसमें आप लोगों को हेल्प करो। मैंने बोला है कि नज़दीक के एनजीओ में जाओ, अपने टाउन में कोई बिजनेस को अप्रोच करो, फ्री में लोगों का काम करो।
आपको बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्रीलांसिंग करो, upwork.com, freelancer.com, fiverr.com, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करो, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे प्रोजेक्ट करो बहुत ही सस्ते दाम में, तो आपको ज़रूर वो हेल्प करेगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये 5 टिप्स पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको जॉब के कॉल नहीं आ रहे तो प्लीज़ फ्रस्ट्रेट मत हो, मैंने जो ये 5 टिप बनाई उस पर काम करो। ये वीडियो देख के सिर्फ अगर आप सो जाओगे तो कुछ नहीं होगा, अपना टाइम वेस्ट होगा। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज़ टू एक्ट। आपको अभी ही एक्शन लेनी है। तो मैंने जितने भी पॉइंट बोले आप इसी टाइम पे उस पे एक्शन लेना चालू कीजिए, आपको ज़रूर कॉल आएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो कमेंट में नीचे पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय बाय।